हेलो बच्चों, दिस इज विक्रम राठौर, योर मैथ्स टीचर। और आज के बेटा सेशन और लेक्चर में हम लोग बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम यानी बीपीटी के बारे में पढ़ने वाले हैं। जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख रहे होंगे, मैंने स्टेटमेंट इसका लिखा हुआ है। तो सबसे पहले हम लोग स्टेटमेंट को रीड करेंगे, उसको एक्सप्लेन करेंगे और फिर उसके बाद इसका डेरिवेशन जो है बच्चों वो भी पढ़ने वाले हैं। तो चलिए आइए हम लोग देखते हैं स्टेटमेंट्स क्या है हमारा बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम का। जैसा आप लोग देख पा रहे हैं यहाँ पर बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम को यहाँ पर हमने थेल्स थ्योरम भी लिखा हुआ है, यानी बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम को बेटा थेल्स थ्योरम के नाम से भी हम लोग जानते हैं। थेल्स साहब जो हमारे थे, उन्होंने इसका डेरिवेशन दिया हुआ है या उन्होंने इसको ड्राइव किया हुआ है, उन्होंने इसके बारे में बताया हुआ, कुछ भी आप बोल सकते हैं। इसीलिए इस थ्योरम को हम लोग जो है थेल्स थ्योरम के नाम से भी बेटा जानते हैं। उनको सम्मान देने के लिए हम लोगों ने इस थ्योरम का नाम जो है वो थेल्स थ्योरम रखा हुआ है। चलिए आइए चलते हैं, हम लोग देखते हैं स्टेटमेंट। स्टेटमेंट में बेटा लिखा हुआ इफ अ लाइन ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल, यानी कोई भी एक लाइन जो है वो ट्रायंगल की एक साइड के पैरेलल हमने ड्रॉ की हुई है, ठीक है ना, टू इंटरसेक्ट अदर टू साइड्स इन डिस्टिंक्ट पॉइंट्स। लेकिन वो लाइन जो है अदर टू साइड्स को डिस्टिंक्ट पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट भी करती है, ठीक है ना। चलिए इसी बात को हम लोग ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट करते हैं कि इसका मतलब क्या हुआ बेटा, ठीक है ना। तो देखिए अब यहाँ पर हम लोगों ने सबसे पहले क्या किया, यहाँ पर ट्रायंगल बनाया हुआ है यहाँ पर, ठीक है ना। और फिर हमने एक इस ट्रायंगल का नाम डाला हम लोगों ने बच्चों एबीसी। वी कंसीडर अ ट्रायंगल एबीसी, ओके। अब यहाँ पर इस साइड के पैरेलल भी हम कोई लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, इसके भी पैरेलल ड्रॉ कर सकते हैं, इसके भी पैरेलल ड्रॉ कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करें, किसी भी एक लाइन के पैरेलल हमने कोई भी एक लाइन ड्रॉ की। मान लो हमने बीसी के पैरेलल एक लाइन इस तरह से ड्रॉ की, ठीक है ना, जो कि अदर टू साइड्स यानी ए बी और एसी। जब आप बीसी के पैरेलल कोई लाइन बच्चों ड्रॉ कर रहे हैं तो अदर टू साइड्स हमारी ए बी और एसी होगी, जो कि लाइन हमारी है इसको डी और ई पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है। तो बेसिकली जो है इस स्टेटमेंट में भी यही लिखा हुआ है कि इन अ ट्रायंगल इफ अ लाइन ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड इंटरसेक्ट द अदर टू साइड्स इन डिस्टिंक्ट पॉइंट, यानी कि हम किसी भी एक साइड के पैरेलल को लाइन ड्रॉ करते हैं तो उसके साथ साथ वो अदर टू साइड्स को डिस्टिंक्ट पॉइंट यानी अलग अलग पॉइंट पर इंटरसेक्ट भी करनी चाहिए। तभी हम बेटा क्या कर सकते हैं, बीपीटी या बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं उसमें, ठीक है ना। इसके बाद इन्होंने क्या बोला हुआ है, जरा चीजों को समझिएगा, ठीक है ना। देन द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो। इसका मतलब क्या हुआ, अगर आप बात करें जब ये लाइन ड्रॉ हुई तो ए बी लाइन जो है वो दो पार्ट्स में एडी और बीडी में डिवाइड हो गई, ठीक है। इसी तरह से ये लाइन जब एसी को इंटरसेक्ट करती है एट पॉइंट ई पर तो ये दो पार्ट्स ए और ईसी में इंटरसेक्ट हो गई, मतलब पार्ट में डिवाइड हो गई, आप ऐसे बोल सकते हैं, ठीक है ना। तो इन्होंने बोला कि ये जो पार्ट है आपका या फिर इन पार्ट्स का जो रेशियो है वो क्या होगा, प्रोपोर्शनल होगा या फिर इक्वल होगा। तो सबसे पहले तो हम लोग बात कर रहे हैं बेटा गिवन की, ठीक है ना, कि इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है या फिर गिवन क्या है। गिवन क्या है, इन ट्रायंगल एबीसी अ लाइन एल इंटरसेक्ट AB and AC at E, also साथ साथ ये भी है, also line L पैरेलल टू BC। ये भी बच्चों यहाँ पर दिया गया है कि जो लाइन L है वो BC के पैरेलल है, ठीक है ना। अगर ऐसा है तो थेल्स साहब ने हमें बताया कि जो ये रेशियो है AD BD और AEC ये प्रोपोर्शनल होगा या फिर इक्वल होगा बेटा, ऐसा इन्होंने हमें बताया है, ठीक है ना। तो जो हमें प्रूव करना है बच्चों, वो प्रूव करना है AD अपॉन BD इक्वल टू ए अपॉन एसी, ठीक है ना। ये हमारा काम हो गया यहाँ पर। अब इस स्टेटमेंट को प्रूव करने के लिए, ठीक है ना, क्या क्या प्रोसीजर यूज किया गया वो हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने वाले। तो सबसे पहले हम कुछ कंस्ट्रक्शन बेटा इस फिगर में करेंगे। वो कंस्ट्रक्शन क्या है हमारा, हमने सबसे पहले बी को ज्वाइन किया यहाँ पर और सी डी को ज्वाइन किया, ठीक है ना। इसके साथ डी से हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया बेटा, ये डी एम, और ई से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया यहाँ पर बच्चों डी एम, ठीक है ना। यहाँ तक आपको चीजें समझ में आनी चाहिए। ये यहाँ पर थोड़ा सा आपको चीजें याद रखने की जरूरत है कि थेल्स थ्योरम या बीपीटी थ्योरम को प्रूव करने के लिए या ड्राइव करने के लिए ये हमें एक्स्ट्रा कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा, वो आपको याद रखना है बच्चों, ठीक है। कंस्ट्रक्शन क्या है, बी को ज्वाइन किया और सी डी को ज्वाइन किया, ठीक है ना। उसके बाद डी एम जो है वो ए पर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया और ई एन जो है वो बेटा ए डी पर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। इतना आपको लर्न करना ही पड़ेगा, ठीक है ना। उसके आगे हम लोग चलते हैं। हम लोग क्या प्रोसीजर यूज कर रहे हैं बेटा, पहले तो कंस्ट्रक्शन हम लोग यहाँ पे लिखेंगे बच्चों। कंस्ट्रक्शन में जॉइन बीई सी डी, ठीक है, ये तो जॉइन हो गया। एंड साथ साथ हमने परपेंडिकुलर भी बच्चों यहाँ पर ड्रॉ किया हुआ है, एंड वो हम देख सकते हैं, थोड़ा सा इधर कर सकते हैं। एंड जो परपेंडिकुलर है बेटा डीएम परपेंडिकुलर ए और इसके साथ साथ ई एन परपेंडिकुलर ए डी, ई एन परपेंडिकुलर ए डी, ठीक है। ये हमने यहाँ पर कंस्ट्रक्शन बच्चों किया हुआ है, ओके। अब यहाँ पर हम प्रूफ स्टार्ट कर रहे हैं। प्रूफ स्टार्ट करने से पहले कुछ चीजें मैं यहाँ पर आपको बच्चों बताना चाहूंगा, ठीक है ना, वो आप चीजों को ध्यान से समझिएगा। पहला कि एरिया ऑफ ट्रायंगल जो होता है, सारे बच्चे ये बात जानते होंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल, सॉरी, एरिया ऑफ ट्रायंगल हाफ बेस इनटू हाइट होता है, हाफ बेस इनटू
हाइट। सबसे पहले ये स्टेटमेंट आपको याद रखना है। दूसरा, इसके साथ साथ हम दो तरह से ट्रायंगल का एरिया निकालते हैं बच्चों। एक होता है एक्यूट एंगल ट्रायंगल और एक होता है ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल, ठीक है ना। तो एक्यूट एंगल ट्रायंगल सपोज दैट ये हमने बनाया। एक्यूट एंगल ट्रायंगल का मतलब जो 3 एंगल्स होंगे वो लेस देन 90 डिग्री होंगे, ठीक है ना। तो उसको हम एक्यूट एंगल ट्रायंगल बोलते हैं। सपोज दैट ये हमारा एक्यूट एंगल ट्रायंगल है, तो जो हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं वो इंटरनल परपेंडिकुलर होता है। इंटरनल का मतलब वो ट्रायंगल के अंदर हमें दिखाई देता है, ठीक है ना। तो अगर हम इसका एरिया लिखेंगे, सपोज दैट एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू, तो हाफ जो बेस है वो BC हो जाएगा, इसके करस्पॉन्डिंग जो अल्टीट्यूड है वो हमारा AM हो जाएगा, ठीक है ना। इस तरह से लिखते हैं। बट अगर यही ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल है बच्चों, ठीक है ना, ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल में क्या होता है, कोई भी एक एंगल होगा वो 90 डिग्री से ज्यादा होता है, 90 डिग्री से ज्यादा, ठीक है ना। तो यहाँ देख सकते हैं 90 डिग्री इस तरह से होता है, ये उससे ज्यादा है। तो यहाँ पर ये जो ट्रायंगल बना है बच्चों, PQR इसको नाम देते हैं, ठीक है ना। ये क्या होता है, ये ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल होता है बच्चों। इसमें जो परपेंडिकुलर होता है वो एक्सटर्नल होता है, वो अंदर नहीं होता है। जैसे अगर हम यहाँ से इसमें परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो आप देख सकते हैं ये ट्रायंगल के बाहर हमारा परपेंडिकुलर ड्रॉ हुआ है, देख सकते हैं आप लोग यहाँ पर, ठीक है ना। ये परपेंडिकुलर ट्रायंगल से बाहर हुआ है, इसको आपको ध्यान रखना है। तो अब अगर हम एरिया लिखेंगे तो कुछ बच्चे क्या करते हैं, अल्टीट्यूड तो ठीक है PM ले लिया उन्होंने, लेकिन जो बेस है वो MR लिख लेते हैं। जबकि आपको ये बात अच्छी तरह से पता है कि PQR जो ट्रायंगल है उसमें तो MR कोई साइड ही नहीं है, ठीक है ना भाई। PQR अगर आप ट्रायंगल ले रहे हैं तो बेस आपका या तो QR होगा या PQ होगा या PR होगा। इसको बहुत अच्छे से हम लोग समझ सकते हैं, है ना। तो लेकिन आपने क्या लिया, यहाँ पर MR लिया हुआ है, तो MR तो कोई बेस हमारा होगा ही नहीं, मतलब इसमें तो फिर बेस हम कितना कंसीडर करेंगे, QR बेस कंसीडर करेंगे। इसका आपको ध्यान रखना है, क्योंकि जो ये परपेंडिकुलर है वो QR पर परपेंडिकुलर है। हम QR वर्ड क्यों यूज कर रहे हैं, क्योंकि हमारी जो ट्रायंगल की साइड है वही साइड्स हम लोग यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। इस पॉइंट को भी आपको बेटा अच्छे से ध्यान रखना है। तो होता क्या है, अब दिखने में क्या लग रहा है, QR बेस है, अल्टीट्यूड PM है। तो QR को जब हम एक्सटेंड करेंगे, देखिए, ठीक है ना, अगर हम ये बोलें कि ये जो परपेंडिकुलर PM है ये QM पर भी परपेंडिकुलर बोल सकते हैं, वही मतलब हुआ। QR पर भी परपेंडिकुलर बोल सकते हैं, वही मतलब हुआ, क्योंकि जब QR को आप एक्सटेंड करेंगे तो परपेंडिकुलर PM आपको दिखेगा, ठीक है ना। और हम ये भी बोल सकते हैं कि MR पे परपेंडिकुलर है, तो तीनों का मीनिंग सेम होगा। लेकिन हमें MR QM यूज नहीं करना है, ठीक है ना। हमें क्या यूज करना है, QR यूज करना है, ना कि हमें MR यूज करना है, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें आपको थोड़ा सा प्री नॉलेज होनी चाहिए कि ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल का एरिया जो हम निकालते हैं वो किस तरीके से निकालते हैं। अब ये बात आती है कि ये मैंने यहाँ पर क्यों डिस्कस किया, तो ऑब्वियस सी बात है बेटा, ये यहाँ पर यूज होने वाला है, ठीक है। तो ये तो हुआ यहाँ पर ऑब्ट्यूस और एक्यूट एंगल का एरिया का। अब हम इसका प्रूफ स्टार्ट करते हैं बच्चों, ठीक है ना। देखेंगे चीजों को जरा ध्यान से हम लोग। सबसे पहले आपको काम करना है, जो ADE ट्रायंगल है इसका एरिया का रेशियो, एरिया ट्रायंगल ADE, इसका रेशियो हम किसके साथ लेंगे बेटा। यहाँ पर आप देखिए नीचे जो आपने BE और CD को ज्वाइन किया था, तो यहाँ पर दो ट्रायंगल इस तरह से हम लोग लेने वाले। एक BDE ट्रायंगल है बच्चों, BDE यहाँ से देखिए जरा, BDE, और एक CDE ट्रायंगल है। तो पहली बार में हम क्या करेंगे, एरिया ADE के अपॉन में BDE ट्रायंगल ले लेंगे, ठीक है ना, एरिया BDE, ये ट्रायंगल ले। अच्छा, इसके साथ साथ एक पॉइंट में थोड़ा सा और डिस्कस करना चाहता हूँ। जो थ्योरम का बेटा हम लोग जो प्रूफ करते हैं, इस प्रूफ को आपको जो याद रखना पड़ता है, ठीक है ना। जैसे मैं दूसरी तरीके से इस बात को समझा रहा हूँ। कई बच्चे कहेंगे कि सर हमने BE और CD को क्यों ज्वाइन किया या परपेंडिकुलर क्यों ड्रॉ किया। तो थेल साहब ने, ठीक है, जब इसका डेरिवेशन दिया तो ये कॉन्सेप्ट यूज किया, उन्होंने इसको ज्वाइन करके परपेंडिकुलर ड्रॉ करके इसका जो है प्रूफ हमें यहाँ पर दिया। तो बेसिकली करना क्या होता है, हमें भी चीजें उसी तरह से याद रखनी पड़ती हैं, ठीक है ना। मतलब ऐसा नहीं कि इसका हम लॉजिक अप्लाई करने लगे कि क्यों ज्वाइन कर रहे हैं। हाँ, इस थ्योरम का जिन क्वेश्चंस में यूज होगा, ठीक है ना, वहां पर जब हम यूज करेंगे तो वहां पर लॉजिक देंगे कि हम थेल्स थ्योरम ही यूज क्यों कर रहे हैं, इस क्वेश्चन में हमारी थेल्स थ्योरम ही क्यों अप्लाई हो रही है, ठीक है ना। वहां पर समझ सकते हैं। प्रूफ के लिए जब भी हम थ्योरम का प्रूफ करते हैं तो उसका जो भी प्रोसीजर होता है वो हमें याद रखना पड़ता है या फिर लर्न करना पड़ता है। इस बात को आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर यही मैं आपको बता रहा हूँ कि हम लोग कैसे याद रखते हैं चीजों को। एक बार हम एरिया ADE के अपॉन में क्या किया, हमने BDE को लिखा है यहाँ पर, ठीक है ना। और राइट साइड में जो भी इसकी वैल्यू है वो लिखने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं डिनोमिनेटर पर आता हूँ। अभी न्यूमरेटर की बात हम बाद में कर रहे हैं, यानी न्यूमरेटर का मतलब एरिया ADE हम बाद में लिखेंगे। पहले बच्चों BDE का एरिया लिखने वाले हैं। तो BDE का एरिया लिखने के लिए सबसे पहले वही फॉर्मूला तो हमारा वही होता है, हाफ बेस इनटू हाइट। तो सबसे पहले क्या करना है, हमें बेस ढूंढ रहा है, ठीक है ना। बेस हम कौन सा यूज करेंगे, जिस बेस पर कोई परपेंडिकुलर होगा, ठीक है ना। तो थोड़ा सा लॉजिक में यहाँ पर आपको बता देता हूँ इसका। जैसे यहाँ पे BDE ट्रायंगल में बेटा एक साइड हमारी DE है और एक BD है और एक BE है, 3 साइड है। तो नोटिस करिए सिर्फ BD साइड एक ऐसी है जिसको हम आगे बढ़ाएंगे तो उसमें परपेंडिकुलर आपको दिख जाएगा। देखिए नोटिस करिए, BD वैसे तो BD हमारी 3 है, लेकिन अगर हमें ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल है तो परपेंडिकुलर एक्सटेंड करने पर मिलता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये ट्रायंगल जो BDE है ये ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल है। तो
जो परपेंडिकुलर होगा वो एक्सटर्नल होगा, जैसा कि मैंने अभी यहाँ पर बताया था। एक्सटर्नल का मतलब जब किसी भी एक साइड को एक्सटेंड करेंगे आप, तो वहां पर आपको परपेंडिकुलर वो दिखाई देने लगेगा। जैसे अगर हम इसकी बात करते हैं बीडी की, तो बीडी को जब हम एक्सटेंड करेंगे तो EN इसका जो है वो परपेंडिकुलर दिखाई दे रहा है, ठीक है ना। अगर आप डी को एक्सटेंड करिए, देखिए डी पर कहीं पर भी परपेंडिकुलर नहीं है। बीडी ट्रायंगल की जो दूसरी साइड है डी है, इस पर कहीं कोई परपेंडिकुलर नहीं है बच्चों, देख सकते हैं आप लोग, ठीक है ना। इसी तरह से बी की बात करते हैं, बी को आप एक्सटेंड करिए, कहीं कोई परपेंडिकुलर नहीं है, लेकिन बीडी पर परपेंडिकुलर है। तो जो हम हाफ बेस इनटू हाइट फार्मूला लगाएंगे, उसमें बेस बच्चों क्या यूज करेंगे, हाफ बेस यूज होगा हमारा बीडी, और जो परपेंडिकुलर होगा वो होगा आपका EN, क्योंकि बीडी को एक्सटेंड करने से EN परपेंडिकुलर ड्रॉ हो रहा है, ठीक है ना। ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है, EN। ये अब हम बात करते हैं एरिया बेटा ADE की, कि ADE का एरिया कैसे आएगा यहाँ पर। तो ADE के एरिया के लिए हम लोग क्या करने वाले हैं, ध्यान दीजिएगा। इसमें दो तरह से आप देख रहे हैं, ADE ट्रायंगल में AD जो है इस पर भी परपेंडिकुलर EN है, और AE है इस पर भी परपेंडिकुलर DN है। तो हम कौन सा वाला यूज करेंगे, इसमें आपने कौन सा परपेंडिकुलर यूज किया है, EN। तो यहाँ पर भी आप ध्यान रखेंगे, याद रखने के लिए मैं आपको थोड़ा सा ट्रिक बता रहा हूँ कि यहाँ पर EN परपेंडिकुलर जो है वही बेस यूज किया जाएगा। तो AD का एरिया हाफ AD इंटू EN लिखना है, थोड़ा सा याद रख सकते हैं इसको हम लोग। हाफ AD हमारा कितना है बेटा, AD तो AD है और परपेंडिकुलर EN। इससे क्या होगा, EN से EN कैंसिल हो जाएगा, हाफ से हाफ कैंसिल हो जाएगा बच्चों। यहाँ पर ये बचेगा हमारे पास AD अपॉन BD। दिस इज अवर इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक है ना, ये बच गया हमारे पास, ये हमारी इक्वेशन नंबर फर्स्ट आएगी। सिमिलर वे में इसी तरह से बच्चों हम लोग AD के अपॉन में नेक्स्ट टाइम में हम CDE ले लेंगे। क्या ले लेंगे यहाँ पर, CDE, क्योंकि एक बार हमने BD लिया यहाँ पर, अब नेक्स्ट जो हमारा रहेगा स्टेप वो एरिया AD के अपॉन में हमें CDE लेना है, ठीक है ना, इसको आपको ध्यान रखना है। तो नाउ एरिया ADE अपॉन एरिया CD, फिर वही प्रोसीजर बेटा यूज करेंगे सिमिलर वे में हम लोग। अगर फर्स्ट पार्ट समझ गए तो इसमें कहीं कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आनी चाहिए, है ना। तो देखिए यहाँ पर हाफ CDE की बात करते हैं, तो CDE में क्या है बच्चों, देखिए फिर से आप देखेंगे जब हम C को एक्सटेंड करेंगे, जैसे इसमें तीन साइड है, एक CE है, एक CD है और एक D है। तो जो हमें परपेंडिकुलर मिल रहा है वो CE पर मिल रहा है, क्योंकि C को जब आप एक्सटेंड करेंगे तो देखिए ये परपेंडिकुलर हमें दिख रहा है DN, ठीक है ना, इसको आपको ध्यान रखना है। तो बेस जो होगा बेटा यहाँ पर CE होगा, ठीक है ना, और यहाँ पर परपेंडिकुलर क्या है बेटा, DM है यहाँ पर परपेंडिकुलर, ठीक है ना। तो अगर यहाँ पर DM परपेंडिकुलर लिखा हुआ है तो न्यूमरेटर में भी परपेंडिकुलर DM ही लिया जाएगा, और उसके लिए बेस फिर क्या हो जाएगा AE, क्योंकि ADE का एरिया हाफ AE इंटू DM यूज किया जाएगा फिर, ठीक है ना, हाफ AE इंटू DM। सिमिलर वे में बेटा ये कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास क्या बचेगा, AE अपॉन C। दिस इज अवर इक्वेशन नंबर सेकंड, ठीक है। यहाँ तक हम बड़ी आसानी से पहुंच गए, ठीक है ना, कहीं कोई डाउट नहीं हुआ, ठीक है। बहुत मुश्किल नहीं है, थोड़ा सा भी आपको लग रहा होगा, फील आ रहा होगा कि थोड़ा सा लेंथी हो रही है, लेंथी नहीं बेटा, थ्योरम का प्रूफ है इसमें। अभी मैं ओवरऑल भी एक्सप्लेन आपको करके बता दूंगा चीजें हम कैसे याद रख सकते हैं, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं, हम लोग यहाँ पर देखते हैं। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर राइट साइड में AD अपॉन BD इक्वल टू AE अपॉन CE लिखा हुआ है, और देखिए यही हमें प्रूव करना है, यहाँ पर आप देख सकते हैं यही प्रूव करना है ना। तो ये दोनों वैल्यू तभी इक्वल होंगी जब इसकी लेफ्ट साइड इक्वल हो जाए, ठीक है ना। राइट साइड को अगर इक्वल करना है फर्स्ट और सेकंड की, तो लेफ्ट साइड इक्वल होना चाहिए। तो नोटिस दैट कि न्यूमरेटर में तो वही लिखा हुआ है, डिनोमिनेटर में वैल्यू अलग है, BD और CD है। तो अगर हम BD और CD को किसी भी तरह से अगर हम इक्वल करते हैं, ठीक है ना, BD और CD ट्रायंगल का एरिया अगर इक्वल आ जाता है, ठीक है ना, तो लेफ्ट साइड इक्वल हो जाएगी, और लेफ्ट साइड अगर इक्वल हो जाएगी तो उसकी जो राइट साइड है वो भी इक्वल हो जाएगी। तो अब हमारा जो मोटिव है, ठीक है ना, जो एम है हमारा BD और CD का एरिया इक्वल करने का। तो सबसे पहले हम फिगर जो दिया हुआ है उसमें ऑब्जर्व करेंगे, ठीक है। क्या ऑब्जर्व करेंगे, BD और CD कैसे बने हुए फिगर से, या फिर हम किसी भी तरह से उसका एरिया इक्वल कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। तो नोटिस करिए BD फिगर और CD दो तरह से चीजें हम देख सकते हैं। इसमें D जो है वो कॉमन है, ठीक है ना, D जो है वो दोनों में है। तो इसको अगर हम बेस माने, दोनों ट्रायंगल का बेस मान लिया D, ठीक है ना, तो D बेस के बाद अगर हम BD की बात करें तो B पॉइंट बचा हुआ है, और CD की बात करें C पॉइंट। ये B और D इस लाइन पर लाई कर रहे हैं, BC लाइन पर, ठीक है। किस लाइन पर लाई कर रहे हैं, BC लाइन पर लाई कर रहे हैं। और ये BC लाइन जो हमने कॉमन बेस माना था उसके क्या है, पैरेलल है या नहीं। क्वेश्चन में दिया हुआ कि लाइन L जो है वो BC के पैरेलल है। तो क्लास 9 से बच्चों हमारी एक थ्योरम थी हमारे पास कि कोई भी दो ट्रायंगल, ठीक है ना, इन टू ट्रायंगल्स कॉमन बेस अगर होता है उनका, और जो सेम पैरेलल लाइंस के बीच में लाई करते हैं, ठीक है ना,
तो उनका जो एरिया होता है वो इक्वल होता है। ये क्लास 9th की आपकी थ्योरम है। अगर याद नहीं है, अगर याद है तो बहुत अच्छी बात है बेटा, बट अगर याद नहीं है तो फॉर टाइम बिंग इसको आप ऐसे याद रख सकते हैं कि टू ट्रायंगल्स हैविंग सेम बेस, अगर कोई भी दो ट्रायंगल उनका बेस अगर सेम होता है एंड लाई बिटवीन द सेम पैरेलल्स, और सेम पैरेलल लाइंस के बीच में अगर लाई करते हैं तो उनका एरिया इक्वल होता है। और वो हम कैसे पता करते हैं? बेस के अलावा, ठीक है ना, जैसे बेस जो कॉमन हमने डी लिया है, इसके अलावा जो थर्ड वर्टेक्स होगा, जैसे इस बी डी का थर्ड वर्टेक्स बी है और सी डी का सी है, ये एक ही लाइन पर लाई करना चाहिए, वो कर रहे हैं यहाँ पर, और वो लाइन बेस के पैरेलल होना चाहिए। अगर ऐसा है तो हम बोलते हैं लाई बिटवीन सेम पैरेलल्स, ठीक है ना। तो अगर क्लास 9 से याद है तो बहुत अच्छी बात है, बट अगर याद नहीं है तो फॉर टाइम भी इसको याद रख सकते हैं कि ये भी हमारी एक थ्योरम है। तो यहाँ पर बड़ी आसानी से बेटा थोड़ा सा स्पेस में बना लेता हूँ यहाँ पर इरेज करके। आप लोग चाहे तो यहाँ पर वीडियो को पॉज करके इतना नोट कर सकते हैं, और उसके बाद मैं तो यहाँ पर थोड़ा सा स्पेस बनाना चाह रहा हूं जिससे हम चीजों को लिख सकें। तो यहां पर हम क्या कर रहे हैं बच्चों, सॉरी, कि सिंस ट्रायंगल बीडी एंड ट्रायंगल सीडी आर ऑन सेम बेस डी एंड बिटवीन same parallel D and BC, और बेटा अगर ऐसा है तो therefore एरिया BD इक्वल टू एरिया CD इक्वल टू एरिया CD। तो यहां पर आप नोटिस करने वाली बात यह है बच्चों कि ये AD और AD ये तो न्यूमरेटर इक्वल है, और इसका एरिया भी हमने BD और CD का इक्वल कर लिया, तो ये दोनों वैल्यू लेफ्ट साइड की ये और ये इक्वल हो जाएंगे। तो इसके राइट में जो वैल्यू AD और BD और AE और C है बेटा ये भी इक्वल होने वाली है यहाँ पर, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम क्या करने वाले, इसको इरेज करते हैं बच्चों। इरेज करने के बाद देखिए यहाँ पर फ्रॉम फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड इस तरह से लिखते हैं। फ्रॉम फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड AD अपॉन BD इक्वल टू AE अपॉन C, और यही बेटा हमारा क्या है, थेल्स थ्योरम का प्रूफ है, ठीक है ना। यही थेल्स थ्योरम का हमारा क्या हो गया, प्रूफ हो गया। बहुत आसान था, बहुत मुश्किल नहीं था। अगर आप सारी चीज़ों को रिकॉल करेंगे तो बहुत मुश्किल नहीं। कंस्ट्रक्शन हमें याद रखना है, और फिर स्टेप्स हमें कैसे याद रखने हैं। एक बार AD के अपॉन में BD को एरिया को लेना है, और एक बार दूसरी बार में AD के अपॉन में CD एरिया को लेना है, ठीक है ना। तो वहाँ पर एरिया लेने के बाद हमारा क्या होगा, AD अपॉन BD और AE अपॉन C बन जाएगा। देन आफ्टर हमें BD और CD का एरिया इक्वल करना, वो सेम बेस और बिटवीन सेम पैरेलल से कर सकते हैं, ठीक है ना। तो जैसे ही हमारा एरिया इक्वल हुआ तो हमारा AD अपॉन BD इक्वल टू AE अपॉन C ये भी बन जाने वाला है। फिर मैं बच्चों कहूँगा आपसे कि अगर कहीं कोई प्रॉब्लम आपको आई हो, ठीक है ना, तो इसको वीडियो को एक बार रिकैप करके फिर से देखिए, सारी चीज़ों को बहुत ध्यान से देखिए। और बेटा एक बार मैं और एक बात कहूँगा कि अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो और आप चाहते हैं कि इस तरह की वीडियोज हम आप लोगों के लिए और बनाते रहें, तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, और चैनल पर अगर नए हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब करना, चैनल को सब्सक्राइब करना आप लोग बिल्कुल मत भूलिएगा, जिससे कि आपको जब भी मैं वीडियोज बनाऊंगा आपके, वो आपको नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचते रहे। नाउ थैंक यू टू एवरीवन, धन्यवाद।